नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग नेशनल इवेंट्स को देखेंगे। साल भर में जो भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं उसका हमने एक सीरीज़ चलाया है, तो आज उसका सेकेंड लेक्चर है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बन रहा है, मतलब किस नदी पर स्थित है। तो बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, जो नहीं दिए होंगे उनका मिला लेंगे। उनका सही आंसर है चीनाब नदी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक चौरी चौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी शताब्दी साल मनाया गया है इस साल। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये है करंट में, लेकिन अगर इसकी नींव देखें, इस क्वेश्चन का नींव देखें तो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ऐसे टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप चौरी चौरा टॉपिक को डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में जाके पढ़ लेते हैं। यह अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका 100 साल पूरा हो गया है। तो 100 साल पूरा हुआ तो किसी भी चीज़ का अगर 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल जब पूरा होता है तो हम उसे सेलिब्रेशन के रूप में याद करते हैं, मनाते हैं और उसे कुछ सीख लेते हैं। ये हुआ कब था? ये पीएम मोदी जी इसको मतलब शताब्दी समारोह में पार्टिसिपेट किए थे। तो पीएम अगर पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चौरी चौरा के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, चौरी चौरा ये है कहाँ पे? गोरखपुर के पास ये जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो जत्था था एक पुलिस पर हमला कर दिया था। जो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का, उसी टाइम की घटना है। और एक घटना है 4 फरवरी 1922 की। आप डेट भी याद रखेंगे, मे बी डेट पूछा जा सकता है, चूँकि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो आप डेट याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी साल 4 फरवरी 2021 को जब 100 साल पूरा हो गया तो इनका शताब्दी समारोह मनाया गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली गुजरात में है, बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाते हैं। और इस चौरा चौरी घटना से इतनी आहत हो जाते हैं कि बारदोली CWC की बैठक बुला के वो घोषणा कर देते हैं कि हम अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे कि गांधी जी के प्रति लोगों की बहुत आस्था जो थी, बहुत लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर, बहुत घटना है वो आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यही घटना है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा का शताब्दी समारोह किस तिथि को मनाया गया? तो आप याद रखेंगे 4 फरवरी 1921 को मनाया गया, 2021 को मनाया गया। ठीक है, कहाँ घटित थी ये घटना? गोरखपुर के पास में, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये पहला है, भारत का पहला है, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में इसका होगा पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना। ठीक है, तो यह लद्दाख में बन रहा है, याद रखेंगे इसको। लद्दाख में यह एक पूगा डिस्ट्रिक्ट है, पूगा गांव है, सॉरी पूगा गांव है, वहीं पे बन रहा है। पूगा गांव में लद्दाख का पूगा, हालांकि ये नहीं पूछेगा, आप लद्दाख याद रखेंगे। और बना कौन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, ONGC इसको बना रहा है। तो फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है लद्दाख में, इसको बना रहा है ONGC। बस आपके लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन विजयनगर से संबंधित है। देखिए विजयनगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। विजयनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, उसमें 30 डिस्ट्रिक्ट पहले थे, 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है। इसका नाम है, ये पूछा जा सकता है आपका, इसका नाम है मतलब यह जो पहले बेलारी एक डिस्ट्रिक्ट था उससे काट के
बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से इसको काट के विजयनगर एक नया ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यह विजयनगर है आपको कर्नाटका में, कर्नाटका में है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसका 31वां ज़िला कौन बना है, आप याद रखेंगे विजयनगर। और यह कहाँ से अलग हुआ है, तो यह बेल्लारी ज़िला से अलग हुआ है, और इसका हेड ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड ऑफिस होता है जहाँ पे डीएम बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, वहाँ कोर्ट होती है, मतलब ज़िले का पूरा कार्य वहीं से होता है। अगर इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो विजयनगर का हेड ऑफिस बनाया गया है होस्पेट। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, होस्पेट के बारे में जानकारी मत याद रखिए, लेकिन विजयनगर 31वां ज़िला बना है कर्नाटका का, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो विजयनगर की स्थापना होती है 1336 में। इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना करता है हरिहर फर्स्ट। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, तो दोनों की मतलब योगदान रहता है इसमें, लेकिन हरिहर फर्स्ट राजा बनता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विजयनगर की स्थापना हुई तो दिल्ली में किसका शासन था, तो दिल्ली में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को भी, विजयनगर टॉपिक को हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है। अगला एक क्वेश्चन है फर्स्ट अंडर सी टनल। ये फर्स्ट अंडर सी टनल बन रहा है आपको मुंबई में, ये 2023 तक बनेगा, मतलब फाइनल हो जाएगा 2023 तक। तो ये आपको पूछने की संभावना कम है, लेकिन कहाँ बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सी टनल में होता है क्या है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेन चलेगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टनल के में जो फोर्स लगता है, बाहरी फोर्स जो लगता है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। सरफेस के ऊपर जो बाहरी फोर्स लगता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसी के कारण सी टनल में, अब अगर आप देखेंगे कोई भी टनल में अगर ट्रेन चलाई जाती है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। फर्स्ट अंडर सी टनल कहाँ पे चल रही है, मुंबई में। एक आपको क्वेश्चन, ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी। देखिए स्किल यूनिवर्सिटी और भी खुले हैं, लेकिन अगर ईस्टर्न इंडिया की हम बात करें, पूर्वोत्तर भारत की, तो वहाँ का पहला स्किल यूनिवर्सिटी खुला है असम में। यह इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट की अगर कोई घटना आती है, या अंडमान की घटना, या अगर देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घटना, तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ईस्टर्न भारत का है, ईस्टर्न इंडिया का है, पहला स्किल यूनिवर्सिटी बना है असम में, आप इसे याद रखेंगे। असम की अगर बात करें तो असम में स्पेशली बात करें तो दरांग ज़िला है वहाँ का। हालांकि ये ज़िला का नाम तो पूछेगा नहीं, असम ही पूछेगा, आप असम याद रखेंगे। एक अगला है जेंडर पार्क, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को डिटेल में याद रखेंगे। जेंडर पार्क कहाँ बन रहा है, देखिए जेंडर पार्क अगर बात हो, जेंडर पार्क ये बन रहा है केरला में। ठीक है, अगर इसके जगह पे पूछ दे कि जेंडर म्यूजियम्स कहाँ बन रहा है, इसका भी आंसर होगा केरला। अगर एक और क्वेश्चन बन जाए कि जेंडर लाइब्रेरी, ये आ जाए, तो इसका भी आंसर मारेंगे केरला, क्योंकि इस जेंडर पार्क में यह सारा चीज़ या यह सब सुविधा मुहैया है। तो अगर क्वेश्चन में जेंडर पार्क की बात की जाए, जेंडर म्यूजियम की बात की जाए, या जेंडर लाइब्रेरी की बात की जाए, आपका आंसर होगा केरला। साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है, इसका भी आंसर मारेंगे केरला। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है। अगर जेंडर पार्क की बात हो, जेंडर म्यूजियम की बात हो, जेंडर लाइब्रेरी की बात हो, या फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो, सारा की बात होगी तो केरला। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च, यह इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे बन रहा है, बस आपसे यही पूछा जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखेंगे कि उड़ीसा का बालासोर जगह है, आप उड़ीसा ही
ऑप्शन में आएगा, इतना अंदर तक नहीं आता है आंसर में, ऑप्शन में। तो यह इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में बन रहा है गेट कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सागरिका से है। सागरिका क्या है? देखिए, एक ऐसा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सागरिका क्या, एक पोर्ट है, एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है, या कह सकते हैं पिस्तौल है, जैसे ASMI करके हमने एक पिस्तौल देखा था। तो इस टाइप से बन सकता है कि यह क्या है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यह सागरिका जो है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत करिएगा। सागरिका एक टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल है, और यह इंटरनेशनल लेवल का क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। ये है कहाँ पे? ये कोचीन पोर्ट पर है। इसको कोचीन पोर्ट पे स्थापित किया गया है। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगा दिया, आप देख लेंगे बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इस मतलब क्रूज टर्मिनल जो बन रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, यही सब 3-4 बेनिफिट्स हैं। बिग बूस्ट को लोकल इकोनॉमी होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, बिजनेस डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये सब मेंस में काम आएगी। मेंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर लिखने में काम आएगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेंगे प्रीलिम्स के लिए, उतना ज़रूरी नहीं है। आप इतना याद रखेंगे कि सागरिका क्या है। तो सागरिका एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जो बन रहा है कोचीन पोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का पहला मतलब कोई शहर है जिसको यह ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, और यह शहर है आपको हैदराबाद। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे होंगे तो उसमें आपको यह फ्रिक्वेंटली यह क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाया? हैदराबाद बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, भारत का विश्व में पहले शहर भारत को मिला है, वह किस राज्य में है? देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया क्वेश्चन है यहाँ पे। किस राज्य की बात हो तो आप आंध्र प्रदेश नहीं मारेंगे, आप तेलंगाना आंसर मारेंगे, ठीक है। तो हैदराबाद के साथ तेलंगाना आप याद कर लीजिए कि तेलंगाना का ही शहर है, राजधानी है हैदराबाद। जल्दीबाजी में बहुत लोग आंध्र प्रदेश मार देगा, तो गलती है। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मिला है हैदराबाद को, जो कि तेलंगाना का शहर है। एक है फर्स्ट सेंटर फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। ये पहली बार बन रहा है कि वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर बन रहा है। तो ये कहाँ पे, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे बन रहा है। तो यह चेन्नई में बन रहा है। इसके डिटेल में देखिए, वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी का जो पूछने का नेचर है, और ख़ासकर नेशनल और इंटरनेशनल में, गेम में भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे इकोनॉमी में भी यह लागू हो सकता है। मतलब बीपीएससी का करंट का जो भी पूछने का तरीका होता है वह वन लाइनर होता है। ज़्यादा डिटेल में आप मत पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 2 महीना है। तो मुश्किल से क्या, पूरा ही 2 महीना है। मार्च चल रहा है, अप्रैल ख़त्म, मई में एग्ज़ाम है, 2 महीने से कम ही है, 50 दिन है। तो आप 50 दिन अगर एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़िए, बस वन लाइनर पे ध्यान दीजिए। तो ये कहाँ पे बन रहा है? चेन्नई में बन रहा है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हुआ कहाँ पे है? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यह हुआ आपको ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड का शहर है, और पिलग्रिम्स का शहर कहा जाता है ऋषिकेश को, हिंदू मान्यताओं के अनुसार। बहुत अच्छा शहर है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा। ऋषिकेश में जाने के बाद आपको लगेगा कि हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो बहुत साफ़ सुथरा और छोटा शहर है, अच्छा शहर है। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाया जा रहा है ऋषिकेश में। एक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जन औषधि दिवस। यह 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। दिवस पे आधारित 1 या 2 क्वेश्चन बीपीएससी में हर साल आता है कि इस डेट को कौन दिवस मनाया जाता है। तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और 1 से 7 मार्च यह जो वीक होता है इसको जन
औषधि वीक कहा गया था 2021 में, आप इसे भी याद रखेंगे। और 2021 में एक और घटना हुई थी कि शिलोंग जो शहर है, शिलोंग में 75वां जो है जन औषधि केंद्र खोला गया था। जन औषधि केंद्र खोला गया था जो 7500, मतलब भारत में अभी तक 7500 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। यहाँ पे दवाई की बात करें तो सरकारी रेट में दवाई मिलती है जो सस्ती होती है और काफ़ी किफ़ायती होती है। अगर प्राइवेट में आपको 100 रुपये में कोई दवा मिलेगा तो वहीं जन औषधि केंद्र में आप जाएंगे तो 45 से 55 रुपये के बीच में आपको वो दवा मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है और अच्छा दवा होता है। तो सरकार प्रमोट कर रही है कि गरीबों तक सस्ते रेट में दवा उपलब्ध हो पाए। इसी के तहत भारत में 75वां जब जन औषधि केंद्र बनाया गया, वो शिलोंग में बनाया गया, जिसकी मतलब स्थापना करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए चर्चा में था। और 1 से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया गया था। और अगर हम 2022 की बात कर लेते हैं, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में थीम एक अपनाया गया था। थीम आप याद रखेंगे, जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है, जन औषधि जन उपयोगी इसका थीम था, याद रखेंगे आप। और 2022 में भी 7 मार्च को इसे मनाया गया, जन औषधि दिवस मनाया गया। तो यह दो चीज़ें 22 के लिए एक थीम इम्पोर्टेंट है और 21 में कोई थीम नहीं है, 21 में शिलोंग इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, यह कहाँ बना है? पहली बार हो रहा है भारत में कि फॉरेस्ट के लिए वन चिकित्सा, मतलब इसका हिंदी कहें तो वन चिकित्सा केंद्र होगा। यह बना कहाँ पे है? रानीखेत में, ये भी उत्तराखंड में ही है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बन रहा है, वो रानीखेत में बन रहा है, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, यह वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको शायद हमने बिहार, जब बिहार करंट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें इसको हम देखे थे, लेकिन फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर दिया हूँ क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बिहार किया है, इथेनॉल पे कोई नीति लाया है। और बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें, इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अगर भारत में कोई सबसे पहला स्टेट है जो नीति लाया है तो वह बिहार है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई स्टेट ने नीति लाई है तो वह है बिहार, ठीक है। एक फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर इन नहीं हो गया, यहाँ पे ये गलती हो गया। फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल बना है। यह भारत के कौन से स्टेट के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये देखिए इनकी ये मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं का घोषणा है कि एनिमल एम्बुलेंस बनाया जाए। तो और ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल बनाया है आंध्र प्रदेश। वन धन योजना से संबंधित एक खबर है। वन धन योजना जो भारत सरकार की केंद्र की योजना है, इसको लागू करने में सबसे अच्छा मिला है, सबसे अच्छा इसको लागू किया है मणिपुर स्टेट, मणिपुर। और इस योजना के तहत मणिपुर को मॉडल स्टेट घोषित किया गया है। कोई भी योजना अगर कोई स्टेट सबसे बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर देती है तो उसको अवार्ड दिया जाता है और उस योजना के लिए उस स्टेट को मॉडल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो वन धन योजना के लिए मणिपुर स्टेट को मॉडल स्टेट का दर्जा दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन धन योजना के बारे में 2-3 लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप इसे याद रखेंगे 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी।
बाकी ये सब मन करे तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे देखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत चर्चा में, बजट में भी चर्चा में रहा, इकोनॉमी सर्वे में भी रहा, और अगर राष्ट्रपति का भाषण देखें उसमें भी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री तो बहुत बार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या। देखिए, इस साल 15 अगस्त 2022 को हमारे स्वतंत्रता का 75 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 75 साल जब पूरा हो रहा है तो उसको याद करने के लिए 75 वीक पहले से सेलिब्रेशन चल रहा है। और 75 वीक पहले हो कब रहा है? 12 मार्च 2021। मतलब 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 का जो जर्नी है 75 सप्ताह का है। ठीक है, तो हमने नहीं, मतलब भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरा होगा। उससे 75 सप्ताह पहले से हम यह एक उत्सव मनाएंगे जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। और इसमें जितने भी आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, कल्चर को बताया जाएगा और उससे जुड़ी जो भी अच्छाई है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। अब कितना हो रहा है ये अलग बात है, उस पर मत जाइए, लेकिन इसका थीम यही है। देखिए, आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा। अब डिटेल में देखते हैं आखिर है क्या। आप मान लीजिए आपका जो जन्मदिन है 30 मई को, आप हो रहे हैं 30 साल के। ठीक है, 30 मई को आप हो रहे हैं 30 साल को, तो आपने घोषणा कर दिया कि नहीं, हम 1 महीना पहले 30 साल को हो रहे हैं, तो 30 दिन पहले हम 31 अप्रैल से जश्न मनाना शुरू कर देंगे। 30 दिन पहले 30वां साल आपका पूरा हो रहा है, तो उस 30वां साल पूरा होने के 30 दिन पहले आप 31 अप्रैल को घोषणा कर देते हैं कि हम जो ये 30 दिन हैं हम इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे कि हम 30वां बर्थडे मना रहे हैं 30 मई को। समझ गए? मतलब जो बर्थडे आप मना रहे हैं उतना ही दिन पहले से आप सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए 75वां साल मना रहे हैं, तो इस दिन से 75 वीक पहले से हम सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, समझने का ज़रूरत है आपको कि 15 अगस्त को 75 साल भारत की स्वतंत्रता का पूरा हो रहा है और 75 वीक पहले से 12 मार्च से यह सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। बस आप 2 डेट याद, ये तो याद ही होगा सबको, यह डेट याद रख लीजिएगा कि 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि बजट में बजट पास हो रहा था तब वित्त मंत्री हमेशा बोल रही थी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव मतलब हम लोग, बताया जा रहा है कि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत महोत्सव में जी रहे हैं, ये अमृत काल चल रहा है। अब कैसे चल रहा है ये डिटेल में मत जाइए, वो अलग डिबेट हो जाएगा। बस आप एक डेट याद रखें कि 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है और यह कितना दिन का पूरा जर्नी है? 75 वीक का। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इन तीनों फैक्ट को समझ लेंगे बढ़िया से। एक CPCB था, मतलब है अभी, CPCB चर्चा में था, ये कहने का मतलब कि चर्चा में था। CPCB है क्या? ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यह पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट देती है। यह एक संस्था है और देखिए सरकार काम करती है यही सब संस्थाओं की बदौलत। ये सब संस्थाएं अपना रिपोर्ट देती है, कमेटी का भी रिपोर्ट आती है और ये संस्थाएं का रिपोर्ट ज़्यादा जेन्युइन होता है और इस पर सरकार एक्शन लेती है, पॉलिसी बनाने में, नीति बनाने में काम आती है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। आप याद रखेंगे क्योंकि BPSC इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। टेरी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में भी है और टेरी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, एक बार BPSC पूछा है। तो क्या पता CPCB पे याद है? तो हम जो भी पढ़ते हैं उसको डिटेल में देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फुल फॉर्म है,
74 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यह पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट बनाती है और यह अपने रिपोर्ट में बताई है कि भारत के 2-3 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा गंदे हैं, मतलब सबसे पोल्यूटेड प्लेस अगर भारत की बात करें तो पोल्यूशन में सबसे टॉप पे है, वह है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे गंदा है। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे कहा है उत्तर प्रदेश है और 3 नंबर पे कहा है दिल्ली। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर, प्रदूषित पोल्यूटेड प्लेस कौन सा है, तो 1 नंबर पे है उड़ीसा, 2 पे है यूपी और 3 पे है दिल्ली। हालांकि दिल्ली राजधानी है, फिर भी देखिए इतना गंदा है। एक है इंक्रीज द लिमिट ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन का जो लिमिट था पहले, उसको बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, जितना मेडिकल साइंस डेवलप होगा इस टाइप की चीज़ें और आसान हो जाएंगी। पहले था कि अगर 20 वीक का कोई बच्चा है, गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर 20 वीक तक प्रेग्नेंट है तभी उसका एबॉर्शन किया जा सकता है, क्योंकि माना जाता था कि उससे ज़्यादा का अगर एबॉर्शन किया जाएगा तो फिर वह मतलब ख़राब हो जाएगा, बच्चा को हानि पहुँचेगा, मतलब लेडीज़ को नुकसान होगा। लेकिन मेडिकल साइंस अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो रही है। अब रिपोर्ट में पाया गया है कि नहीं 20 नहीं, अब हम 24 वीक तक भी कर सकते हैं। तो हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि लेडी को बचाया जा सकता है। अब हमारे पास इतने साधन हो गए हैं, इतने रिसर्च हो गए हैं। तो इसमें यही पूछा जाएगा कि एबॉर्शन को जो पॉलिसी थी वो पहले 20 वीक थी, अब उसे बढ़ाकर कितना किया गया है, तो आप याद रखेंगे वह अब हो गया है 24 वीक तक हो गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगी। हाँ, एक यह विधेयक है आया है तो उस पर मेंस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है, जो यूपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी में भी नहीं पूछेगा। तो इसमें डिटेल में मत जाइए। एबॉर्शन पॉलिसी पे खाली यही पूछेगा, 20 वीक पहले था अब 24 वीक हो गया है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। देखिए, यह दोनों देशों के आपसी संबंध और रिश्तों को दर्शाने के लिए बनाया जा रहा है और दिल्ली में ये पार्क बन रहा है। राजनाथ सिंह जिसकी इनॉग्रेशन किए थे, ये कोरिया के मंत्री हैं और ये राजनाथ सिंह तो पता ही होगा आपको। देखिए, यह कोरियन वार जो हुआ था, कोरियन वार जो हुआ था 1950 से 53 तक चला था। और यहाँ जो पार्क में बन रहा है, दिल्ली कोरियन पार्क बन रहा है, इंडो कोरियन पार्क जो बन रहा है दिल्ली में, तो यहाँ पे कोरियन वार जो हुआ था उसमें भारत के लोगों का योगदान था, जो भारतीय सेना के योगदान को इसमें दर्शाया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपना योगदान दिया था उसमें। अगर आप सीधे तौर पर करें तो भारतीयों के योगदान को दर्शाया गया है। ठीक है, भारतीयों के योगदान को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब कोरियन वार हुआ था तो उसमें भारत के लोग, मतलब या राजनीतिक स्तर से कहें, आर्थिक स्तर से कहें या मिलिट्री स्तर से करें, सारे जो भारतीय के योगदान को वहाँ पे दर्शाया गया है इस पार्क में। आप देख सकते हैं ये सब। और ये दोनों देशों के बीच एक फ्रेंडशिप का एक संबंध को भी दर्शाता है कि संबंध हमारे कोरिया से अच्छा है। एक हुआ था फ्रूट केक मूवमेंट हुआ है, ये कहाँ हुआ है ये पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में हुआ है, फ्रूट केक मूवमेंट हुआ है महाराष्ट्र में। तो इसमें डिटेल में पूछने की संभावना कम है, हालांकि मैं बता देता हूँ। यही पूछा जाएगा कि फ्रूट केक मूवमेंट कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, और इसका कारण क्या था। जो वहाँ के फ्रूट प्रोड्यूसर हैं उनका मानना है कि ताज़े फल जो होते हैं, ताज़े फलों से केक बनाया जाए, और इसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फ्रूट केक मूवमेंट किया था। यह महाराष्ट्र में किया था। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर ताज़े फलों से केक बनता है तो मतलब जो वो तो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए भी
ये अच्छा चीज़ होगा, और फ्रूट्स का कोई भी चीज़ बने तो शरीर के लिए भी अच्छा होगा। और दूसरा बात देखिए, कुछ लोग कहेगा कि मूवमेंट की ज़रूरत क्या है। अगर मूवमेंट नहीं हुआ होता तो इस घटना को पूरे देश में लोग नहीं जानता। तो इस मूवमेंट से कम ये तो हुआ कि महाराष्ट्र में फ्रूट केक मूवमेंट बन रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के, बिहार में बैठ के, यूपी में, दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सोचिए महाराष्ट्र में इसका कितना पकड़ हो गया होगा। इसीलिए आंदोलन ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ को मास तक पहुँचाने के लिए। तो हुआ कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। आज का ये क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन है 7 फरवरी, 8 मार्च, 9 अप्रैल, 12 जून। एक और ऑप्शन इसमें बना देते हैं, 7 मार्च। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें ऑप्शन सही लगेगा, पांचों ऑप्शन में करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।